जय हिंद। जीएस स्टडी A60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। और यूपी ट्रिपल एससी पेट की हमारी 45वीं क्लास होगी, यानी 45 क्लास होगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश ना। मौर्य वंश के ही सारे क्वेश्चन हमारे होंगे, तो आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए, ठीक ना। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए, ठीक ना। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है, ठीक ना। आज जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो जाता है। जैसे ही एग्ज़ाम क्रैक कीजिएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस आप लोगों का एग्ज़ाम निकलवाना है, ठीक ना। तो दोस्तों, आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और पढ़ेंगे मौर्य वंश के सारे क्वेश्चन आंसर को। तो देखते हैं कि हमारा मोटिवेशन क्या दिया है। तो हमारा मोटिवेशन आज का है, खुद को इतना संभालो कि गिराने वाला 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। खुद को इतना संभालो कि गिराने वाला 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। देखकर तुम्हारे बुलंद हौसले को, देखकर तुम्हारे बुलंद हौसले को तुम्हारा दुश्मन भी रास्ते से दूर हो जाए। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और पढ़ेंगे मौर्य वंश के क्वेश्चन आंसर को। तो देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, पढ़िए हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। बताइए जल्दी से। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। तो कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था, तो 4 में किया था कि 5, 6, 7। तो किस में किया था मेगास्थनीज। तो हमारा राइट आंसर होगा पहले का ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो किस शिलालेख में है, शिलालेख प्रथम, शिलालेख द्वितीय, शिलालेख 13वां दिया है। शिलालेख कौन सा दिया, 12वां। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, दूसरे का होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। 13वें शिलालेख में हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण था। निम्नलिखित में से कौन एक मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बताइए इसमें से कौन जो था कि पतन का कारण था मौर्य साम्राज्य का। तो ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया ना, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, तो ये भी था। वित्तीय संकट, हाँ वित्तीय संकट भी था। दमनकारी, ये भी था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, तीनों सही था ना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सही, हमारा उपरोक्त सभी, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। अब इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर पढ़िए, क्वेश्चन नंबर क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण अपने शासन के किस वर्ष में किया था। बताइए जल्दी से। अशोक ने क्या दिया है क्वेश्चन कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण अपने शासन के ना, अपने शासन के पूछ रहा है, अपने शासन के किस वर्ष में किया था। तो किस वर्ष में किया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा ना। शासन के 8वें वर्ष किया था। कब किया था, शासन के 8वें वर्ष किया था। तो अगर यहीं पे क्वेश्चन घुमा दे कि अशोक ने कलिंग विजय कब किया था, चाहे कलिंग पर आक्रमण कब किया था, तो
ए हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था? 261 ईसा पूर्व में किया था ना। लेकिन पूछा क्या है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण अपने शासन के किस वर्ष में किया था? तो शासन के 8वें वर्ष में किया था, ठीक ना। शासन के 8वें वर्ष में किया था, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष होता था। मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष होता था। तो लक्षणाध्यक्ष कौन होता था? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 5वें का हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए जिस भी भाई बहन को आ रहा है। सिक्कों का निरीक्षक था, कि टकसाल का अध्यक्ष था, कि चारागाहों का अध्यक्ष था, कि खादानों का अध्यक्ष था? तो हमारा राइट आंसर होगा 5वें का ऑप्शन नंबर बी, टकसाल का अध्यक्ष ना। कौन था? टकसाल का अध्यक्ष। लक्षणा अध्यक्ष कौन होता था? तो टकसाल का अध्यक्ष होता था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हमारा, श्रेणी कहते थे। मौर्य साम्राज्य में पूछ रहा है कि श्रेणी किसे कहते थे ना। तो श्रेणी कहते थे एक आभूषण को, समाज के एक वर्ग को, व्यापार संघ को, सैनिकों के पद के नाम को। तो किसको कहा जाता था? तो 6वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, व्यापारी संघ को। किसको कहा जाता था? व्यापारी संघ को। 6वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या दिया है। मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? अब यहाँ बताइए, मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? तो हमारा राइट आंसर होगा 7वें का ऑप्शन नंबर क्या होगा? अकरा अध्यक्ष। क्या कहा जाता था? अकरा अध्यक्ष कहा जाता था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो अकरा अध्यक्ष कहा जाता था मौर्य प्रशासन में, ठीक ना। अब इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या दिया है। दक्षिण भारत का कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का हिस्सा था? दक्षिण भारत का कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का हिस्सा था? तो कौन सा हिस्सा था? तो हमारा राइट आंसर होगा 8वें का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 8वें का हमारा राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से। नहीं, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे गलत है। दक्षिण भारत का कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? यहाँ पे नहीं होगा, सॉरी, इसको नहीं आप लोग कर लीजिए, हिस्सा नहीं था, ठीक ना। यहाँ पे नहीं था होगा, तो नहीं था तो इसमें क्या होगा? आंध्र था, महाराष्ट्र भी था, ठीक, कर्नाटक भी था, लेकिन तमिलनाडु नहीं था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। ये सब नहीं, ये सब थे, ये इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं पूछा है ना। दक्षिण भारत का कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? तमिलनाडु। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो किसके उत्तराधिकारी थे? तो 9वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ, सुसीम। तो सुसीम कौन थे? तो उनका अशोक के बड़े भाई थे। और कौन थे? बिंदुसार ना। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक थे, ऑप्शन नंबर ए होगा, बिंदुसार के ना, बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। बिंदुसार कौन थे? तो सम्राट अशोक के पिता थे। बिंदुसार के पिता कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक ना। तो हमारा राइट आंसर 9वें का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा ना, बिंदुसार। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या दिया है। मौर्य वंश ने किस वंश की जगह ली थी? मौर्य वंश ने किस वंश की जगह ली थी? तो किस वंश की जगह ली थी? शिशुनाग वंश, चोल वंश, नंद वंश, शुंग वंश। तो किसकी जगह ली थी मौर्य वंश ने? तो हमारा राइट आंसर
होगा 10वें का ऑप्शन नंबर सी, नंदवंश। किसकी जगह ली थी? नंदवंश की। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो बहुत आसान था। चलिए देखते हैं इसके पहले 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या दिया है? किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली? मतलब किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली? तो किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? तो हमारा राइट आंसर होगा 11वें का ऑप्शन नंबर बी, शुंग वंश। किसने ली थी? शुंग वंश ने ली थी। मौर्य वंश के बाद कौन वंश आया? शुंग वंश। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या दिया है? मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी चोरी करने, टैक्स को चोरी करने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी चोरी करने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो इसमें पूछ रहा है क्या दंड दिया जाता था? मृत्यु दंड दिया जाता था, कि कारावास होता था, कि देश निकाली का दंड दिया जाता था, कि सामने की कुर्की न सामानों की कुर्की या जब्ती का दंड दिया जाता था? तो किसका दंड दिया जाता था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12वें का। क्या होगा? 12वें का ए होगा। दंड, मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक है ना? कौन सा दंड दिया जाता है? मृत्यु दंड। अच्छा, ये जो कर लगाया जाता था तो एक राष्ट्रीय कर होता था इसमें, मौर्य काल में राष्ट्रीय एक राष्ट्रीय कर, तुम आप लोगों को अलग से बता, कई तरह के कर लगाए जाते थे। तो जो राष्ट्रीय कर सामानों को ले जाने के और बेचने के लिए लगता था, तो इस पर 5% का कर लगता था ना। और एक अंतर्राष्ट्रीय कर लगता था। क्या? अंतर, जो विदेशों में बाहर भेजा जाता था भारत से, तो वो अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय ना, अंतर्राष्ट्रीय कर ना, तो अंतर्राष्ट्रीय कर यह कितना लगता था? तो यह अंतर्राष्ट्रीय कर लगता था 10%। कितना लगता था? 10%। ठीक ना? अच्छा, ये देश निकाली का दंड किसको था? तो देश निकाली का सबसे पहले अशोक के समय से पहले ये लगाया गया था कि अगर कोई ब्राह्मण किसी बिल्ली को मार दे, या कोई ज़्यादा कोई क्या कहते हैं कि कोई बड़ी हत्या कर दे, तो उसको ब्राह्मणों को देश निकाली का दंड था। ठीक ना? ब्राह्मणों को देश निकाली का दंड था। अगर वहीं पर कोई शूद्र हत्या कर दे, तो शूद्र अगर हत्या कर देता था, तो शूद्र को क्या था कि उसको खौलते तेल में डाल दिया जाता था। किसमें? खौलते तेल में डाल देने का प्रावधान था। ठीक ना? खौलते तेल में डाल देने का प्रावधान था। अगर कोई शूद्र किसी वेद को सुन लेता था, अगर वेदों को सुन लेता था शूद्र ना, अगर ब्राह्मण सुनता था तो उसको कोई दंड नहीं दिया जाता था। अगर शूद्र वेद को सुनता था तो उसके कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था। क्या? शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था। अगर कोई शूद्र ओम का उच्चारण कर देता था, ओम का उच्चारण, तो उसको क्या दंड दिया जाता था? तो उसको दंड दिया जाता, उसकी जीभ को काट दिया जाता था। जीभ को काट दिया जाता था। ठीक ना? काट दिया जाता था। लेकिन अगर वहीं पर ब्राह्मण अगर ओम का उच्चारण करे तो उसको कोई प्रावधान नहीं था, उसको कोई दंड नहीं दिया था। लेकिन इन सब दंडों पर अशोक ने क्या किया? रोक लगा दिया। ठीक ना? रोक लगा दिया। सबके लिए समान प्रावधान कर दिया। सबके लिए समान रोक लगा दिया। सबके लिए समान दंड का प्रावधान कर दिया। आप लोग अगर हमारी पिछली क्लास पढ़ेंगे, थ्योरी की क्लास, उसमें बहुत डिटेल से मैं पढ़ाया हूँ। आप लोग एक बार पढ़िए, तो इसको पढ़िए, पूरा डिटेल में बताया हूँ, पूरा एक एक वर्ड बता दिया हूँ मैं। आप लोग सिर्फ पीछे से क्लास को शुरू कीजिए, पढ़िए। मौर्य वंश की क्लास जहाँ से पढ़ाया हूँ वहाँ से पढ़िए। मौर्य वंश का सारा आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो कौन इसमें से करता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13वें का ऑप्शन नंबर क्या होगा? कलिंग का पृथक शिलालेख। क्या हो जाएगा? कलिंग का पृथक शिलालेख। कलिंग जब विजय किया, किसने? अशोक ने जब कलिंग विजय किया तो उसका क्या हुआ? उसका हृदय परिवर्तित हो गया ना, हृदय परिवर्तित हो गया। और वहीं से क्या किया? तलवार चलाना छोड़ दिया। ठीक ना? युद्ध घोष की जगह युद्ध घोष की जगह क्या किया? धम घोष अपना लिया। क्या किया? ये युद्ध घोष की जगह धम घोष अपना लिया। ठीक ना? आप लोग मेरी पीछे क्लास पढ़िए, उसमें सब बताया हूँ। इसमें डिटेल में बताने में बहुत क्लास लंबी हो जाएगी, एक एक घंटे का बताया हूँ मैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए क्या दिया है।
कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 14 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा 14 का ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 11, 12, 14, 15 क्या होगा? 14 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा ना, ऑप्शन नंबर डी 15 क्या होगा? 15। ये 15 अधिकरणों के बारे में भी मैं बताया हूँ, पूरी चर्चा किया हूँ डिटेल में, किस में क्या कहा गया, किस में क्या लिखा गया है, ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? तो इसमें से बताता है क्रम वाइज, अवरोही क्रम में आप लोगों को बताता है कि जिला अधिकारियों का नाम अवरोही क्रम में कौन कौन होगा, इसमें कैसे कैसे होगा। तो 15 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का रज्जुक युक्तक प्रादेशिक, ये तो नहीं होगा। प्रादेशिक रज्जुक युक्तक ये हो सकता है, युक्तक प्रादेशिक रज्जुक ये भी नहीं होगा। प्रादेशिक युक्त प्रादेशिक प्रादेशिक तो होगा, लेकिन उसके बाद रज्जुक होगा ना, तो ये युक्तक नहीं होगा, तो गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर होगा 15 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में भी मैं बहुत डिटेल से बताया हूँ, ठीक ना, इसके बारे में मैं बहुत डिटेल से बताया हूँ। अगर आप लोग क्लास नहीं पढ़े हमारी थ्योरी की क्लास, तो जाके उसको पढ़िए, पूरा डिटेल में मैं पढ़ाया हूँ। इसी के दोस्तों, इसी के साथ इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, ठीक ना। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक ना। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं निकल जाता है तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, फिर आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं, ठीक ना, मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।